हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। पिछले वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा किया था। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहले देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलो एक समीकरण लिखो। मैग्नीशियम का दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। चलो हमने लिखा मैग्नीशियम का दहन कराने पर। तो मैग्नीशियम का दहन कराने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से हुई। दहन कराने पर तीर का निशान देंगे, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो बना उसका फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट अभिकारक लिखते हैं और राइट हैंड साइड में उत्पाद प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या यह बैलेंस्ड इक्वेशन है, संतुलित है? नहीं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो उधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इधर 2 थी, इधर 1 ही थी, लेकिन यहाँ पर 2 कर दिया तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन मैग्नीशियम के इधर 2 परमाणु हो गए, इधर क्या है, 1 ही परमाणु। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे इसको परिभाषित करेंगे? लिखेंगे जब समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आप। जैसे ये समीकरण कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। पिछले वीडियो में भी आपने इस चीज के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक प्रक्रिया को, समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। तो हमने 9th के क्लास में रासायनिक संयोजन के कुछ नियम पढ़े थे और उसमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या था, कौन सा नियम था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ चीजों को लेकर और रासायनिक अपक्रिया कराएं तो जितना उनका द्रव्यमान होगा प्रारंभ में, अपक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि न तो हम द्रव्यमान क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और न ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो फिर जितना द्रव्यमान हमने लिया है, अपक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान मिलना चाहिए। मान लो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लेकर हमने दहन कराया मैग्नीशियम का,
और मान लो कि दोनों को मिलाकर 10 ग्राम द्रव्यमान था। कितना ग्राम द्रव्यमान था? 10 ग्राम। और अपक्रिया के फलस्वरूप बाद में जो भी बचा हो और जो बना हो सब मिलाएंगे तो हमारे पास कितना द्रव्यमान होना चाहिए? 10 ग्राम ही होना चाहिए। 10 ग्राम अगर अभिकारक लेके हम अपक्रिया करा रहे हैं और अपक्रिया पूर्णतः हो जा रही है तो जो भी उत्पाद बनेगा उसका भी द्रव्यमान कितना आना चाहिए? 10 ग्राम आना चाहिए। अब आप एक बात सोचिए कि ये बैलेंस नहीं है, इसका हम कंकाली समीकरण लिखते हैं Mg+O2 और बन गया MgO। इधर मैग्नीशियम के कितने परमाणु? 1, इधर भी 1। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 और इधर 1। इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु कम है। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 1 परमाणु क्या है? कम है। और अगर 1 परमाणु कम हो गया तो उस परमाणु के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द्रव्यमान कम कैसे हो सकता है? सोचो, द्रव्यमान तो कम नहीं हो सकता है। अधिक हो सकता है क्या? अधिक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि द्रव्यमान न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जितना द्रव्यमान अपक्रिया के पहले था उतना ही द्रव्यमान अपक्रिया के बाद भी होना चाहिए। और ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब अपक्रिया के पहले जितने परमाणु थे उतने ही परमाणु अपक्रिया के बाद भी हो। तो समझ में आया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अतः किसी भी रासायनिक अपक्रिया में दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है, जो कि संभव नहीं है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो क्लियर हुआ कि हमें क्यों रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होगा और न ही नष्ट होगा। इसको आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, द्रव्यमान न तो उत्पन्न हो रहा है और न ही क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि न तो कोई नया परमाणु बनेगा और न ही कोई परमाणु नष्ट होगा। समझिएगा, न तो कोई नया परमाणु बनेगा और न ही कोई परमाणु नष्ट होगा। नया उत्पाद तो बनेगा, नया पदार्थ तो बनेगा, लेकिन कोई नया परमाणु नहीं बनेगा। मैग्नीशियम का परमाणु था, बाद में भी मैग्नीशियम का ही परमाणु रहेगा। ऑक्सीजन का परमाणु था, बाद में भी ऑक्सीजन का ही परमाणु रहेगा। अगर मैग्नीशियम का पहले 1 परमाणु था तो बाद में भी 1 ही परमाणु रहेगा। यदि मैग्नीशियम का 2 परमाणु था तो बाद में भी 2 ही परमाणु रहेगा। यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु उत्पन्न होता है। सिंपल, न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु उत्पन्न होता है। इसका मतलब जितना परमाणु लेके हम अपक्रिया करा रहे हैं, अपक्रिया के बाद भी हमको उतने ही परमाणु मिलने चाहिए। इसीलिए समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। बोलो, समझ में आया? एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में पूछ सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, या संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये तो हमने यहां पर लिख दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, ये हो गया आपका रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा। नोट करो इसे फटाफट। फिर हम लिखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसको नोट करो। नोट हो गया? चलो,
आगे हम क्या लिखेंगे? आगे हम लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी रासायनिक अपक्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न हो सकते हैं और न ही परमाणु नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की आवश्यकता पड़ती है। बोलो, समझ में आया? तो आज हमने जाना कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अच्छा, एक नंबर में कभी ये भी पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम में भी आप जान गए कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण दिया गया है और इसको क्या करना है? संतुलित करना है, यानी समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।